हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अनिल कुमार जैन आज एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है शैक्षिक दर्शन प्रकृतिवाद। हम अपने पहले वीडियो में पढ़ चुके थे शैक्षिक दर्शन आदर्शवाद के बारे में। अब पढ़ते हैं प्रकृतिवाद। यह दर्शन एक तरह से आदर्शवाद का विपरीत है। आदर्शवाद में आपने पढ़ा था आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, वेद, वेदांग, उपनिषद, वो सबसे प्राचीन दर्शन था और वो मन, विचार आदि को मानता था, भौतिक चीजों को नहीं मानता था। जबकि प्रकृतिवाद उसके विपरीत है। प्रकृतिवाद, जैसे कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरलिज्म, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, नेचुरल प्लस इज्म। नेचुरल मतलब एक तरह से प्राकृतिक या प्राकृतिक, और इज्म का मतलब होता है वाद, या हम कह सकते हैं सिद्धांत, या हम इसको प्रणाली कह सकते हैं। जो प्रकृति के आधार पर या प्राकृतिक आधार पर जो सिद्धांत थे वो उसी को ही माना गया प्रकृतिवाद। नेचुरलिज्म, प्रकृतिवादी जो आंदोलन था, इसका श्रेय बेकन और कॉमिनियस को जाता है। बेकन और कॉमिनियस को जाता है। बेकन और कॉमिनियस कहते थे कि शिक्षा का मतलब केवल ये नहीं है कि बच्चों को पुस्तकीय ज्ञान दे देना। ये कहते थे कि पुस्तकीय ज्ञान दे देना ही शिक्षा का मतलब नहीं है, जबकि हमको बच्चे को प्रकृति के अनुसार आगे कैसे ले जाना है, यह शिक्षा होता है। ऐसा ये मानते थे। इसके बाद रूसो आए। रूसो ने इस आंदोलन को चरम सीमा तक पहुंचाया। चरम सीमा तक पहुंचाया। प्रकृतिवादी जो शिक्षा है, इनके कुछ उद्देश्य थे जो कि आपको आदर्शवाद से विपरीत दिखेंगे। प्रकृतिवादी ये कहते थे कि इनकी शिक्षा ये थी, ये अपनी शिक्षा में ये कहते थे कि प्रकृति की ओर लौटो। एक तरह से ये इनका नारा भी था, प्रकृतिवादियों का ये नारा था कि प्रकृति की ओर लौटो, कि हमको प्रकृति ही सब कुछ सिखा देती है, प्रकृति में ही सारी चीजें हैं सीखने के लिए। तो हमको कहां पर जाना है? प्रकृति की ओर जाना है। या हम कह सकते हैं कि जो प्रकृति की गोद में ही रह करके प्रकृति की गोद में ही बालक बहुत कुछ सीख सकता है, और बच्चे को सामाजिक संस्थाओं से दूर रखना है। सामाजिक संस्थाओं से दूर रखना है, और सामाजिक संस्थाओं से दूर रख करके ही बच्चे को कहां पर ले जाना है? प्रकृति की गोद में। प्रकृति की गोद में रह करके ही बच्चा सीख जाएगा। रूसो ने एक पुस्तक लिखी थी, एमिल, और उस एमिल पुस्तक में एक बच्चा था, कृत्रिम बच्चा, जो उसने माना था। उन्होंने अपनी पुस्तक में भी यही बताया कि उस बच्चे को किस तरह से उन्होंने प्रकृति में रह करके उसकी शिक्षा दी थी, या शिक्षा देने का प्रयत्न किया था। ध्यान रखना, इनकी एक पुस्तक है, ये इंपॉर्टेंट है, एमिल। ये एग्जाम्स में आती है कि रूसो की कौन सी पुस्तक थी? एमिल। एमिल में इन्होंने यही बताया कि किस तरह से उन्होंने एक बच्चे को शिक्षा देने का प्रयास प्रकृति में किया। तो ये प्रकृति को ज्यादा मानते थे, और ये सामाजिक संस्थाओं से दूर रहने की बात करते थे। ये इनका एक तरह से नारा भी था, और ये प्रकृति की गोद में रह करके ही बच्चे को सिखा सकते थे, या हम कह सकते हैं ये प्रकृति को ही बच्चे की एक शिक्षिका मानते थे।
कि प्रकृति ही बच्चे के लिए क्या है, एक शिक्षिका है, वहां पर रह के बच्चा सीख सकता है। इनका दूसरा उद्देश्य था पुस्तकीय ज्ञान का विरोध। प्रकृतिवादी पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करते थे और ये कहते थे कि प्रकृति में ही वो सब कुछ चीजें हैं जो बच्चे को सीखने के लिए जरूरी हैं। तो बच्चे को प्रकृति में ही, ये कहते थे कि बच्चे को प्रकृति में ही छोड़ देना चाहिए और प्रकृति में रह करके ही बच्चा वो सारी चीजें सीख लेगा। इसके लिए ये पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करते थे। तीसरा इनका उद्देश्य था बालक की प्रधानता। इनकी शिक्षा का तीसरा उद्देश्य था बालक की प्रधानता। यह बालक को ज्यादा प्रधान मानते थे, शिक्षक को प्रधान नहीं मानते, शिक्षक को ये गौण मानते थे, या हम कह सकते हैं शिक्षक को ये कम स्थान देते थे, बालक को ज्यादा महत्व देते थे। और इसी आधार पर ये कहते थे कि बच्चे को खुला छोड़ दीजिए प्रकृति में, और शिक्षक तो एक मार्गदर्शक के रूप में केवल रहेगा। और इन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा पर भी बल दिया। बाल केंद्रित शिक्षा पर इन्होंने बल दिया। बालक को प्रधान मानते थे, शिक्षक को गौड़ स्थान मानते थे, और शिक्षक को केवल एक मार्गदर्शक के रूप में मानते थे, और कहते थे कि बालक प्रकृति में रहकर के ही सब कुछ सीख जाएगा। और शिक्षा कौन सी पे ज्यादा वो करते थे कि बाल केंद्रित शिक्षा को ज्यादा समर्थन करते थे। चौथा इनका उद्देश्य था निषेधात्मक शिक्षा। ये कॉन्सेप्ट समझिए। ये निषेधात्मक शिक्षा रूसों ने दी थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप एक डेफिनेशन से समझिए। रॉस ने अपनी एक डेफिनेशन में कहा था कि निषेधात्मक शिक्षा का अर्थ है कि निकम्मेपन का समय नहीं, निकम्मेपन का समय नहीं, यह गुण की शिक्षा नहीं, यह गुण की शिक्षा नहीं, बल्कि अवगुणों से रक्षा करती है। इसका मतलब यह है कि रॉस के अनुसार निषेधात्मक शिक्षा का मतलब था कि निकम्मेपन का समय नहीं, यह गुण की शिक्षा नहीं, बल्कि अवगुणों से रक्षा करती है। आप इसको सीधे सीधे शब्दों में समझिए। निषेधात्मक शिक्षा का मतलब है कि इस वाली शिक्षा में कोई भी सच्चाई, या हम कह सकते हैं अच्छाई, इसमें कोई भी अच्छाई या सच्चाई की शिक्षा नहीं दी जाती। इसमें कोई भी अच्छाई या सच्चाई की शिक्षा नहीं दी जाती, अच्छाई या सच्चाई की शिक्षा नहीं दी जाती, बल्कि इसमें यह बताया जाता है कि बालक को गलती करने से कैसे बचाया जाए, गलती करने से कैसे रोका जाए। इससे एक फायदा था कि इसमें सच्चाई और अच्छाई की शिक्षा नहीं दी जाती थी, बल्कि गलती करने से कैसे बचाया जाए। तो इससे बच्चा क्या था कि जो गलती है, हम जो गलती करने जा रहे हैं उससे बचेंगे, तो इससे अपने आप ही बच्चा अच्छी चीजों को अपने अंदर समाहित करेगा, या हम कह सकते हैं आगे चल करके बच्चा सत्य की ओर जाएगा, कि ये शिक्षा बच्चे को सत्य की ओर आगे ले जाएगी। यही रूसों की निषेधात्मक शिक्षा थी।
पांचवा इनका उद्देश्य था शिक्षा का, पांचवा उद्देश्य था इंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल। देखिए प्रकृतिवादी थे, वो भौतिक चीजों में विश्वास करते थे, जो दिखाई दे रहा है उसे मानते थे। ये आदर्शवादियों की तरह मन, विचार, अध्यात्म, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा इनको नहीं मानते थे। ये कहते थे कि जो हमें दिखाई दे रहा है, जो हमारे सामने है, प्रत्यक्ष है, वही सब कुछ है। प्रकृति को इसलिए इन्होंने आगे माना। तो इन्होंने कहा कि इंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल। इसके लिए जो हमारी इंद्रियां हैं, इनको प्रशिक्षण देने की बहुत जरूरत है। दर्शन इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, त्वचेंद्रिय, ये जो हमारी पांचों इंद्रियां हैं, इनको हमें प्रशिक्षण देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं से जो हम अनुभव करते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं, सुनते हैं, वही ज्ञान सत्य होता है। तो इन्होंने प्रशिक्षण, इंद्रियों के प्रशिक्षण पर ज्यादा बल दिया है। छठवां इनका उद्देश्य था बालक की स्वतंत्रता। प्रकृतिवादी कहते थे कि बालक को स्वतंत्र रूप से छोड़ देना चाहिए, वो तभी सीखेगा, क्योंकि जो बंधन मुक्त शिक्षा है वो बच्चे के लिए स्थायी नहीं होती है। बंधन वाली जो शिक्षा होती है वो बच्चे के लिए स्थायी नहीं होती है। हम कोशिश कर सकते हैं बच्चे को सिखाने की, लेकिन उसमें इतना अच्छा मजा नहीं आएगा और बच्चे का ज्ञान स्थायी नहीं रहेगा। इसलिए वो कहते थे कि बालक को स्वतंत्र छोड़ दो, बालक को स्वतंत्र वातावरण में छोड़ देना चाहिए, जिससे कि उसका जो ज्ञान है वो स्थायी रहे। और हस्तक्षेप वाली शिक्षा को ये मना करते थे। ये हो गए शिक्षा के उद्देश्य। आगे आते हैं कि प्रकृतिवादियों के अनुसार इनका पाठ्यक्रम क्या था। प्रकृतिवादियों के अनुसार पाठ्यक्रम, इनका पाठ्यक्रम था, इसको हम डिफाइन करते हैं। पाठ्यक्रम में इन्होंने कुछ विभाजित किया है, वर्गीकरण किया है। सबसे पहले ये मानते हैं आत्मरक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए इन्होंने पाठ्यक्रम में आत्मरक्षा के लिए कुछ विषय हैं उनको विभाजित कर रखा था। उनमें थे स्वास्थ्य विज्ञान, सैन्य विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, सैन्य विज्ञान, शरीर विज्ञान, योग। ये इस तरह की कुछ विषय थी जो कि आत्मरक्षा के लिए थी। दूसरा इन्होंने जीविकोपार्जन, जीविकोपार्जन के लिए कुछ विषय थी। जीविकोपार्जन मतलब एक तरह से आजीविका कमाने के लिए। जीविकोपार्जन के लिए विषय इन्होंने रखी भाषा, गणित, पदार्थ विज्ञान, भूगोल आदि विषयों को इन्होंने जीविकोपार्जन के लिए रखा। तीसरा वंश वृद्धि, व सुरक्षा के लिए। वंश वृद्धि व सुरक्षा के लिए इन्होंने यौन विज्ञान, शरीर विज्ञान, शरीर विज्ञान, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, आदि विषयों को इन्होंने अपने पाठ्यक्रम में समाहित किया। आगे आते हैं हम सामाजिक एवं
राजनीतिक सामाजिक राजनीतिक कार्यों के लिए, इसमें आ जाएगा राजनीति, समाजशास्त्र, राजनीति, समाजशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र आदि विषय। इसके बाद लास्ट है अवकाश। अवकाश के सदुपयोग के लिए, अवकाश के सदुपयोग के लिए भी इन्होंने विषय रखी, जिसमें है कला, संगीत, ललित कलाएं, कला, संगीत, ललित कलाएं, साहित्य आदि विषयों को समाहित किया। ये इनका पाठ्यक्रम था। दोस्तों आज इतना ही। हम अपने अगले टॉपिक में, अगले पार्ट में हम आगे बताएंगे कि प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षक क्या था, अनुशासन क्या था, विधियां क्या थी। ये हम आगे अपने टॉपिक में मिलेंगे दोबारा से। तब तक के लिए नमस्कार।